नमस्कार दोस्तों, आपके सिलेबस का एक ऐसा हिस्सा जिसे हम इल्यूमिनेशन कहते हैं और इसका पहला क्लास हम ले चुके हैं कल और आज ये हमारी सेकेंड क्लास है, क्लास नंबर सेकेंड। तो आज इस क्लास को हम देखेंगे कि इसमें किस लेवल के क्वेश्चन हैं और किस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की जो संभावना रहता है वो ज़्यादा रहता है ना। तो पहले वाले क्लास को आप ज़रूर देखिएगा और उसके बाद फिर इस क्लास को भी आपको देखना है और देखना है कि जो इल्यूमिनेशन है ये किस प्रकार के क्वेश्चनों को बनाता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है। देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन पहले वाले क्लास में हमने देखा है और आज उससे आगे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आमतौर पर गैस डिस्चार्ज लैंपों के पैरेलल में जो शंट कैपेसिटर होता है ना, इसको जोड़ा जाता है, क्यों, है ना। इसको जोड़ने का क्या रीज़न है। तो आपको पता है कि कैपेसिटर तो पावर फैक्टर बढ़ाती है ना। तो लाइन का ये क्या करेगी, पावर फैक्टर बढ़ाएगी। ये और क्या काम कर सकती है, ये पहला काम करती है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना, है ना। ये काम करती है सेल्फ स्टार्ट करना, है ना। सेल्फ स्टार्ट से अच्छा लिख दें हम कि फेज डिस्प्लेसमेंट, ये फेज विभक्त का भी काम करता है ना। और इसके अलावा स्पार्किंग को भी ये क्या करता है, कम करता है, स्पार्किंग को कम करता है। और इसके अलावा फिल्टर का भी ये काम करता है ना। ध्यान रखिएगा, ये फिल्टर का भी काम करता है। तो कई सारे पॉइंट्स हो गए, कई सारे इसके काम हैं, लेकिन हर ये जो काम है अलग अलग सर्किट में अलग अलग प्रकार से काम करती है। अब एक और पॉइंट यहाँ पर जानिए कि जो आपका कैपेसिटर है ये किस प्रकार के सप्लाई का डिमांड करता है, किस प्रकार के पावर का डिमांड करता है। डिमांड ऑफ सप्लाई है ना, या फिर डिमांड ऑफ पावर। तो ये किस प्रकार के पावर का डिमांड करता है, तो ये डिमांड करता है आपका जो कैपेसिटर होता है ना, जो कैपेसिटर होता है ये एक्टिव पावर का, है ना। ये एक्टिव पावर का ये क्या करती है, डिमांड करती है। कहने का मतलब एक्टिव पावर को ये क्या करती है, स्टोर करती है ना, ये स्टोर करती है। और जो रिएक्टिव पावर होती है ना, जो रिएक्टिव पावर होती है इस पावर को ये क्या करती है, सप्लाई करती है ना। इस पावर को यह क्या करती है, सप्लाई करती है। एक्टिव पावर को स्टोर क्यों करती है, क्योंकि जनरेटर जो होता है ये पावर जब जनरेट करती है तो जितना ज़्यादा वो एक्टिव पावर को जनरेट करेगी उतना ज़्यादा उसमें लॉसेस कम होंगे, उसमें हानि कम होगी और कैपेसिटर उसी को स्टोर करती है, उसी का डिमांड करती है। फिर एक और घटक आता है जिसको हम कहते हैं इंडक्टर, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टर। और ये क्या करता है, रिएक्टिव पावर की डिमांड करती है ना। डिमांड से मतलब है यहाँ पर स्टोर करना, है ना। और जो एक्टिव पावर होती है, इस एक्टिव पावर को ये क्या करता है, सप्लाई करता है। एक्टिव पावर का ये क्या करता है, सप्लाई करता है और रिएक्टिव पावर का डिमांड करता है। जो इंडक्टर सप्लाई करता है कैपेसिटर उसको स्टोर करती है और जो कैपेसिटर सप्लाई करता है उसको इंडक्टर स्टोर करती है ना। तो ये काम है इन दोनों का बेसिकली, है ना, यही इन दोनों का काम है। और एक है जो पावर फैक्टर को डाउन करता है और एक है जो पावर फैक्टर को सुधारने में लगा होता है। क्योंकि लोड तो आपको पता है ना कि 3 टाइप्स के होते हैं, इंडक्टिव, रजिस्टिव और कैपेसिटिव। तो इसमें से 2 जो है, रजिस्टिव तो कुछ नहीं करता, वो तो पावर फैक्टर को बढ़िया तरीके से चलने देता है ना। और जो इंडक्टिव है लोड, यही ज़्यादा पावर फैक्टर को डिस्टर्ब करता है ना। अगला है आपसे कि नियोन लैंप टेस्टर में किस मूल्य की रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा जाता है। किस मूल्य का वो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम सीरीज क्रम में जोड़ते हैं, तो वो होता है 2000 ओम। कितना, 2000 ओम। अच्छा, इतना हाई ओम का रेजिस्टेंस है ना, ये क्या है, एक प्रतिरोध है। ये क्या है, एक प्रतिरोध है। ये मान लीजिए आपका एक लैंप है ना, इस लैंप में
ये जो लैंप है ये बहुत निम्न करंट इसको चाहिए, इसको कैसा करंट चाहिए, निम्न धारा चाहिए। ये जो रेजिस्टेंस है ये 2000 ओम का यहाँ पर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस को, है ना, बहुत हाई अमाउंट का रेजिस्टेंस है जिससे करंट यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी और लो अमाउंट का करंट इस नियॉन लैंप को मिल पाएगा। और ये सिर्फ इसका काम क्या है कि इंडिकेट करना, सप्लाई का इंडिकेशन देना कि सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। जो नियॉन टेस्ट लैंप होता है ना, आप देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके जेब में आप और कुछ पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन ये टेस्टर आपको जरूर देखने को मिलेगा। और आप भी जब इलेक्ट्रीशियन बनेंगे तो आपके पास भी जेब में ये इस प्रकार की ये टेस्टर हमेशा रहेगा, है ना। तो एक तरह से कहा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं ना, इलेक्ट्रीशियन का ये दोस्त होता है, इलेक्ट्रीशियन का ये क्या होता है, फ्रेंड होता है, क्योंकि एनी टाइम काम आने वाला जो है ये यही होता है ना। वहीं पर अगला है क्वेश्चन नंबर 23 कि एक दीप का फिलामेंट लैंप जगता है पर लैंप नहीं जगता, है ना, बड़ा खतरनाक सिचुएशन है यहाँ पर, किसी विशेष कारण को ढूंढो। फिलामेंट जगने का मतलब ये है कि फिलामेंट जो होता है ना वो रेड कलर का हो जाता है, प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो क्या हो सकता है, स्टार्टर के कनेक्शन किसी स्थान पर अर्थ हो चुके हैं, किसी स्थान पर क्या हो चुकी है, अर्थ हो चुकी है। अगर देखिए क्या है कि कोई फिलामेंट है ना, अगर वो ग्राउंड हो रही है, कोई सर्किट है, मान लीजिए ये एक लैंप सर्किट है ना, यहाँ से एक लैंप सर्किट है, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ से हमने इसको ग्राउंड किया है, इस प्रकार से ग्राउंड किया है, तो ग्राउंड करने के अगर इस ग्राउंडेशन से, ये जो ग्राउंड वाली वायर है, इस वायर से धारा जो है लीकेज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये अर्थ फॉल्ट है इसमें और करंट लीकेज हो जा रही है। करंट क्या हो जा रही है, लीकेज हो जा रही है। आप समझिएगा थोड़ा यहाँ पर कि जैसे कि मान लीजिए ये एक पाइप है, ये क्या है, ये एक पाइप है ना, ये देखिए ये एक क्या है, ये एक पाइप है, यहाँ से हम पानी देते हैं, है ना, यहाँ से हम क्या देते हैं, पानी देते हैं। मान लीजिए कि बीच में आपकी ये जो पाइप है, ये पाइप क्या हुआ है, ये पाइप हल्का सा ये फटा या फूटा हुआ है, तो पानी यहाँ से लीकेज हो जाएगी, है ना, इस प्रकार से पानी क्या हो जाएगी, लीकेज हो जाएगी। और जितना पानी यहाँ पर चाहिए उतना टोटल पानी नहीं मिल पाएगा क्योंकि लीकेज हो जाएगी। इसी प्रकार से जब सप्लाई लीकेज हो जा रही है तो जितना करंट या वोल्टेज चाहिए इस फिलामेंट को अच्छे तरीके से मतलब कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, तो उतना करंट, उतना सप्लाई वोल्टेज नहीं मिल पाएगी, है ना। तो फॉल्ट क्या है, स्टार्टर का कनेक्शन जो है ये कहीं ना कहीं पर अर्थ हो चुका है, इसीलिए इस प्रकार का जो लैंप के साथ प्रक्रिया हो रही है ना, लैंप जो है अच्छे तरीके से प्रकाश नहीं कर पा रही है, ये रीजन है ना। तो एक प्रकार का विशेष ये क्या हो गया, रीजन हो गया। स्विच ऑन करने पर फिलामेंट सड़ गए हैं, समस्या ढूंढिए। फिलामेंट सड़ने का मतलब यहाँ पर क्या है, अर्थ फॉल्ट है या चोक शॉर्ट सर्किट है या लूज कनेक्शन है या ट्यूब नहीं होने के कारण ऐसा दिक्कत आ रही है या वोल्टेज कम है। तो वोल्टेज तो कम होने का चांस नहीं है और नई का भी चांस नहीं है, लूज कनेक्शन से स्पार्किंग होता है, ये क्या है, अर्थ फॉल्ट का ही फॉल्ट है। अर्थ फॉल्ट है या फिर चोक शॉर्ट सर्किट है। देखिए जब आपकी सर्किट जो होती है ना, जब सर्किट शॉर्ट हो जाती है तो कई सारे केस आते हैं। पहला कि जो रेजिस्टेंस है वो 0 ओम हो जाती है, जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट हो जाता है और जो करंट आई है ये अनंत एम्पियर हो जाती है। अब करंट यहाँ पर क्या है, अनंत एम्पियर है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा करंट है और ये बहुत ज़्यादा करंट क्या करेगा, फिलामेंट को जला देगा। यानी कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, अगर लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, लिमिट से ज़्यादा अगर आप खाना खाते हैं, लिमिट से ज़्यादा अगर इसको वोल्टेज मिलेगा, लिमिट से ज़्यादा इसको करंट मिलेगा, है ना, तो सिंपल सी बात है फिलामेंट खराब हो जाएंगे, फिलामेंट जो है वो जल जाएगी। सड़ने का मतलब क्या है, जलना है। ये नीमी लैंग्वेज है, फिलामेंट सड़ गए हैं, ये नीमी लैंग्वेज है। और नीमी लैंग्वेज जो होता है ना, इसी प्रकार के उटपटांग शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो इसको भी आप ध्यान में रख के चलिएगा। सबसे मेन जो समस्या है ना मेरे भाई, यही होता है। एक है पीला गुलाबी फ्लोरोसेंट ट्यूब के प्रकाश का जो वेव लेंथ होता है ना, ये कितना होता है, ये कितना होता है। तो ये देखिए आपकी होती है ये 4300 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 72,200 एंगस्ट्रॉन्ग, है ना,
7000 7200 एंगस्ट्रॉन्ग। अब एंगस्ट्रॉन्ग में तो ये संख्या बहुत ज़्यादा है। अब 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर कितना होता है ये देखिए, तो 10 घाते माइनस का 10 मीटर। कितना होता है? 10 घाते माइनस का 10 मीटर। अगर इसको मैं और तोड़ के लिखूँ तो क्या लिखूँगा? 0.00000000001 मीटर, है ना? कितना हो गया? 0.000000001 मीटर, यानी कि इतना छोटा, इतना मीटर कितना होगा, है ना? इतना लंबा, ये इसकी लंबाई कितनी होगी? इतनी लंबी होगी, है ना? तो यूँ समझिए कि पीला गुलाबी अगर कोई प्रकाश है, उस प्रकाश का जो वेव लेंथ है वो कितना है? वो इतना मीटर उसका लंबाई है। कितना लंबाई है? इतना मीटर उसकी लंबाई है। तो बहुत कम लंबाई इसका होता है ना? तो लंबाई क्या है? बहुत कम होती है। बहुत कम मीटर के हिसाब से देखा जाए तो लंबाई होती है, ठीक है ना? क्योंकि मीटर को तो हम देख सकते हैं, लेकिन एंगस्ट्रॉन्ग बहुत छोटी यूनिट है, देखिए बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है, इसको हम आँखों से नहीं देख सकते, यूँ समझिए, है ना? औद्योगिक प्रयोगों के लिए अलग अलग रंग प्राप्त करने के लिए कोई फास्फोरस में कोई भारी अशुद्धि मिलाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये आपका एलिवेटर होता है। ये क्या होता है? एलिवेटर होता है। देखिए फास्फर क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले फास्फर देखिए, फास्फर कहते किसको है? तो फास्फर का मतलब होता है कि ट्यूब के अंदर, अगर ट्यूबलाइट है ना, ट्यूब के अंदर यानी कि उसके आंतरिक भाग में अंदर जो एक पतली सी कोटिंग चढ़ाई जाती है ना, उसी को कही जाती है फास्फर। ट्यूब के अंदर की जो कोटिंग होती है उसी को कहा जाता है फास्फर। अब ये फास्फर क्या क्या हो सकते हैं? फास्फर एक होता है कैडमियम टंगस्टेट, है ना? कैडमियम टंगस्टेट हो सकता है। और फास्फर क्या हो सकती है? मैग्नीशियम टंगस्टेट है, मैग्नीशियम टंगस्टेट, ये दोनों के दोनों क्या है? फास्फर है। अगर मैं इसमें ये जो आपका कैडमियम टंगस्टेट है, अगर मैं इसमें चांदी मिला देता हूँ, चांदी क्या है? चांदी अशुद्धि है, ये एक्टिवेटर है। अगर चांदी मिला देता हूँ तो ये नीला कलर का प्रकाश देगा। कैसा? हाँ, ये नीला प्रकाश देगी। और अगर मैग्नीशियम टंगस्टेट में हम तांबा मिलाते हैं, क्या मिला देते हैं? तांबा मिला देते हैं, तो ये हरा रंग का प्रकाश देगी, है ना? ये किस प्रकार का प्रकाश देगी? ये हरा रंग का प्रकाश देगी। तो यही होता है अशुद्धि, है ना? दोबारा सुनिएगा, अगर फास्फर के रूप में कैडमियम टंगस्टेट हमने लिया है और कैडमियम टंगस्टेट में चांदी मिला दिया तो नीला प्रकाश देगा। अगर मैग्नीशियम टंगस्टेट फास्फर है और इस फास्फर में हमने एक्टिवेटर क्या मिला है? कॉपर, तो फिर हरा रंग का ये प्रकाश देगी। इसी प्रकार से बहुत सारे फास्फर होते हैं, है ना? बहुत फास्फर होते हैं और इस फास्फर में अलग अलग प्रकार की जो धातुएं हैं ना, उसको हम मिक्स करते हैं और औद्योगिकों में जिस प्रकार का रंग आपको चाहिए उस प्रकार का कलर लाइट से आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना? तो लाइट भी देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सिलेबस है। और ये यानी कि इल्यूमिनेशन वाले जो आपके इलेक्ट्रिशियन में, IT इलेक्ट्रिशियन में इसका बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन देखा जाए ना तो ये डिप्लोमा लेवल, बीटेक लेवल में देखा जाए तो बहुत बड़ी सिलेबस हो जाती है। अल्ट्रावायलेट रेज का वेवलेंथ कितना होता है? तो ये होता है 10 घात माइनस का 8। अब अगर बोला जाए कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है ना। और सबसे छोटी कौन सी है? ये है, क्योंकि इसके ऊपर अगर जिसके ऊपर जितना ज़्यादा माइनस में संख्या रहेगा, यूँ समझिए उतना ज़्यादा वो यूँ समझिए कि जितना ज़्यादा ऋण है, यानी कि जितना ज़्यादा ऋण में इसकी संख्या इसके घात पे है, उतना ज़्यादा ये क्या है कि उतना ज़्यादा ये गरीब है, यूँ समझिए उतना ज़्यादा उसके सर पे कर्जा है। तो जो जिसके सर पे कर्ज ज़्यादा रहेगा वो छोटा ही रहेगा इंसान, है ना? इसी प्रकार से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा -6 है, सबसे छोटा -1 है। अल्ट्रावायलेट रेज का जो वेवलेंथ होता है इतना होता है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है आपका 3 × 10⁻12 हर्ट्ज, है ना? इसमें ये क्या है? अल्ट्रावायलेट किरण का जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है इतना इसमें फ्रीक्वेंसी होती है ना? आर्ट क्लास के लिए इल्यूमिनेशन के कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है? तो ये आपका, ये तो है आर्ट के लिए, है ना? मैं यहाँ पर नोट करा रहा हूँ
ये है आर्ट क्लास के लिए, है ना, ये किसके लिए है, आर्ट क्लास हेतु कितना पड़ता है आपका 2500 से लेकर के लक्स, है ना। और नहीं ये नहीं है, ये है आपका सूक्ष्म कार्य करने के लिए, है ना, ये सूक्ष्म कार्यों हेतु इतना है। और 400 से 800 ये है आपका आर्ट क्लास के लिए, है ना, आर्ट कार्य हेतु या आर्ट क्लास के लिए इतना चाहिए। और ये तो आपका देखिए जनरल यानी कि सामान्य प्रकाश चाहिए इतना, है ना, सामान्य प्रकाश कितना चाहिए 125 से 250 लक्स, इतना सामान्य प्रकाश चाहिए। और ये जो है सामान्य प्रकाश का ये जो है ये सामान्य क्लासरूम, है ना, सामान्य क्लासरूम के लिए जो अगर प्रकाश चाहिए आपको लक्स में, तो 250 से लेकर के 500 लक्स प्रकाश चाहिए, है ना। ये इल्यूमिनेशन की यूनिट है लक्स। अगर हम किसी बल्ब है, अगर वो बल्ब प्रकाश देता है तो उस प्रकाश को हम किस में पढ़ेंगे, उस प्रकाश को हम लक्स में पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। किस में पढ़ा जाता है, वो अक्सर लक्स में पढ़ी जाती है। 29 नंबर का सवाल, कार्बन फिलामेंट लैंप की निपुणता कितनी होती है, तो निपुणता होती है इसकी 2.5 से 4 इल्यूमिनेशन प्रति वॉट। 1 वॉट का जो लैंप है ना, 1 वॉट का अगर लैंप है, 1 वॉट का लैंप है तो ये लगभग 4 ल्यूमेन का प्रकाश दे सकती है ना, कार्बन फिलामेंट लैंप अगर है तो। और ये किस टाइप के होते हैं, तो ये देखिए ये एनटीसी टाइप के होते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसलिए ये क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग में इसको हम जलाते हैं तो सप्लाई से हमें मैक्सिमम सप्लाई करंट, है ना, मैक्सिमम ये सप्लाई करंट की क्या करती है, मैक्सिमम सप्लाई करंट की ये डिमांड करती है ना। तो 2.5 से लेकर के 4 ल्यूमेन प्रति वॉट, हर वॉट 4 ल्यूमेन तक का जो प्रकाश है वो दे सकती है ना, ये बात है। बल्ब में विद्युत विसर्जन किस स्थिति में होता है, तो ये गैसों के माध्यम से करंट प्रवाहित कराने पर ये प्रोसेस होती है। देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जो क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये ठोस में भी फ्लो हो सकते हैं, है ना, ये द्रव में भी फ्लो हो सकते हैं, और ये गैस, यानी कि तीनों माध्यम ये क्या कर सकते हैं, ये फ्लो हो सकते हैं तीनों माध्यम से। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का प्रवाह होना। अगर विद्युत धारा प्रवाह कराना है तो इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाह कराना पड़ेगा, है ना। तो जब गैस में करंट प्रवाहित होती है तो विद्युत का विसर्जन होता है। कोई देखिए जैसे कि एक ट्यूबलाइट हो गया, ट्यूबलाइट कैसे जलती है, देखिए ट्यूबलाइट को जब हम सप्लाई देते हैं, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा लैंप है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, जब गैस में इस इलेक्ट्रॉन्स को हम देते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराते हैं, सिंपल सी बात है कि जब विद्युत धारा उस गैस में हम प्रवाहित कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये एक कण है ना, ये कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 एम्पीयर में देखिए कई सारे हजारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स गैस में फ्लो करते हैं ना तो ये आपस में टकराते हुए जाते हैं। देखिए कई सारे इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए ये कई सारे इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, जब ये फ्लो करेंगे ना तो आपस में टकराएंगे, कोई इधर टकराएगा, कोई इधर टकराएगा, कोई कहाँ टकराएगा, है ना। इस प्रकार से ये क्या कहते हैं, आपस में टकराते हुए फ्लो होते हैं। तो जब आपस में टकराते हुए फ्लो होते हैं तो हीट जनरेट होता है। उसी हीट से ट्यूब के अंदर भरी गैस जो होती है ना ये आयोनाइज्ड हो जाती है। और जब कोई भी चीज़ टकराती है तो टकराने से स्पार्किंग रिलीज होती है। क्या होती है, स्पार्किंग होती है, और इसी स्पार्किंग से इंटरप्शन होता है ना। इसी से क्या होता है, इंटरप्शन होता है, और इंटरप्शन होने से जो चोक होती है ना ये हाई वोल्टेज रिलीज करता है और ट्यूब को स्टार्ट कर देता है। दोबारा सुनिएगा इसके वर्किंग प्रोसेस को, कि कोई ट्यूब लाइट है उसके अंदर गैस भरी हुई है तो हम सप्लाई देते हैं तो कैसे उसमें से प्रकाश उत्पन्न होता है।
हम ट्यूब के अंदर हम करंट सप्लाई किए, करंट कब सप्लाई होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे, इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हुए फ्लो होने लगे, प्रवाह होने लगे, और जब चीज़ आपस में कोई भी चीज़ टकराती है तो उष्मा उत्पन्न करती है, और वो जो उष्मा है उसी उष्मा से गैस क्या होता है? आयोनाइज्ड होता है, गैसों का आयनीकरण होता है ना। और टकराने से जो हीट उत्पन्न हुआ, स्पार्किंग उत्पन्न हुआ, उसी स्पार्किंग से इंटरप्शन होता है, और इंटरप्शन होने के दरमियान ही चोक हाई वोल्टेज जनरेट करता है, और हाई वोल्टेज जो है वही हाई वोल्टेज ट्यूब को तुरंत स्टार्ट कर देती है। बस इतना सा ही कहानी है, इतना सा ही कहानी है। इस लॉजिक को जिसने समझ लिया ना, वो समझिए कि वो लैंप किस प्रकार से जलता है, किस प्रकार से काम करता है, इस लॉजिक को उन्होंने समझ लिया है ना। 0 वाट के विद्युत लैंप की शक्ति खपत कितनी मान्य है? तो वो 5 से 7 वाट मान्य है। कहने को होता है कि 0 वाट का लैंप है, लेकिन 7 वाट वो खर्च करता है। 7 वाट पावर जो होता है ये क्या करता है? खर्च करता है ना, ये होता है। और एक ल्यूमेन बराबर कितना होता है? 0.0016 वाट। ये ध्यान रखिएगा। 7 वाट यानी कि एक ल्यूमेन का अगर प्रकाश है तो वो कितने वाट के बराबर होगा? 0.0016 वाट के बराबर होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आता है। प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक से क्या दर्शाता है? ये होता है आपका डिप्रिसिएशन फैक्टर, है ना। डिप्रिसिएशन ये फैक्टर होती है, और डिप्रिसिएशन फैक्टर जो होता है ये संस्थापना की कीमत पर लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी। देखिए अगर ये लैंप है ना, ये क्या है? मान लीजिए चारों तरफ एक दीवार है, चारों तरफ एक दीवार है, यहाँ पर ये एक लैंप है ना, ये क्या है? यहाँ पर एक लैंप है। अब लैंप जो होता है मेरे भाई, प्रारंभ में नई होती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, जैसे जैसे पुरानी होती जाती है ना, इसके चारों तरफ, है ना, इसके चारों तरफ आप देखेंगे कि धूप, मिट्टी, धुआं जो होता है ये सब इकट्ठा होने लगता है, और अंदर से तो ये लैंप प्रकाश उतना ही एमिट कर रही है जितना शुरू में करता था, लेकिन ऊपरी ग्लास में गंदगी बैठने के कारण जो अंदर रिलीज हो रही है एनर्जी लाइट के रूप में, उसको बाहर ये रिलीज होने नहीं दे रहा है, तो प्रकाश कम हो गया। और ये जो दीवार है ना, ये दीवार में भी धूप, धूल, धुआं, गंदगी, मिट्टी, है ना, ये सब बैठ चुका है। तो जितना भी प्रकाश इससे रिलीज हो रही है, इस लैंप से जितना भी प्रकाश आ रही है, वो क्या कर रही है कि वो दीवार में आ तो रही है, लेकिन दीवार उसको क्या कर रही है? दीवार अंदर ही अंदर पूरा अपना एब्जॉर्ब कर ले रही है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, वापस नहीं भेज रही है। जितना प्रकाश आ रहा है उसमें से 90% प्रकाश अपने अंदर स्टोर कर ले रही है ना। तो कुल मिलाकर के इस कमरा के अंदर प्रकाश की कमी हो जाएगी। वही कह रहा है लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी, यही इसका क्या है? इसका करेक्ट जो है वो आंसर है ना। वोल्टता परिवर्तन के कारण नहीं ऐसा होता है, और लैंपों में परिस्थितियों के कारण भी ऐसा नहीं होता है। सबसे रीजन यही होता है, गंदगी, है ना। विद्युत डिस्चार्ज लैंप में लाइट एनर्जी का उत्सर्जन किस कारण से होता है? तो ये अभी अभी हमने देखा कि गैसों का जो आयोनाइजेशन प्रक्रिया होता है ना, उसी के कारण उत्सर्जन होता है, और जब तक आयोनाइजेशन नहीं होगा तब तक ये काम नहीं होगा। गैसों का आयोनाइजेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। कहते हैं ना कि अगर आपको अपने सपने पूरे कर रहे हैं तो उसके पीछे जो स्ट्रगल होता है ना, वो करना बहुत ज़रूरी है। बिना स्ट्रगल का आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। वैसे लैंप जो है, जब तक इसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो आयोनाइज्ड नहीं होगा तब तक लैंप जल नहीं सकती है ना। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता पड़ती है? तो ये होती है आपकी फाइन मशीन कार्य। यानी कि फाइन का मतलब हो गया बहुत सूक्ष्म, छोटी से छोटी चीज़ों वाली काम करेंगे आप, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, चश्मा लगाना पड़ेगा या माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। उतने छोटे छोटे कार्यों के लिए हम क्या करते हैं? अधिक रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप देखिए हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर लाइट की बिल्कुल कमी नहीं होती, वहाँ लाइट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत छोटे छोटे कार्य, अगर मान लीजिए कोई दूसरा नस कट गई या फिर कोई कुछ और हो गया तो फिर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, और जिस व्यक्ति की ऑपरेशन हो रही है उसकी मौत भी हो सकती है। तो कितना बड़ा यहाँ रिस्क है ना। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए रोशनी से, लाइट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। फाइन मशीन के लिए ये होता है। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? प्रूफ रीडिंग ये होती है, देखिए आपने 10 लाइन का एक पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ में कहाँ पर कॉमा लगाना है,
कहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना है, कहाँ पर खड़ी लाइन देना है। आपने 10 लाइन का पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया। अब उस 10 लाइन के पैराग्राफ को कंप्लीटली क्रॉस चेक किया जाएगा कि जहाँ पर कॉमा चाहिए वहीं पर आपने कॉमा लगाया है या फिर ऐसा नहीं कि कहीं पर भी लगा दिया है। और जहाँ पर खड़ी लाइन चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि है जो होता है ना, है जैसे कि होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि है के सामने हमें खड़ी पाई लगाना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि खड़ी पाई नहीं लगाना होता है ना। तो इन सब की एक क्रॉस चेकिंग होती है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग। यानी कि रीड करते हैं और प्रूफ करते हैं कि जहाँ पर कॉमा, अल्प विराम, अगर इंग्लिश है तो ये सब जहाँ पर चाहिए वहीं पर लगा हुआ है या फिर मनमानी का कहीं पर भी लगा दिए, ये मैटर होता है। फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों में काला पड़ने का संभावित कारण क्या हो सकता है? तो उसका संभावित कारण हो सकता है कि बार बार अगर ट्यूबलाइट को आप ऑन ऑफ करेंगे ना, तो ये सिंपल सा मतलब काला पड़ने का मतलब ये होता है कि सीधे फ्यूज ही हो जाना, ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाएगी। बार बार ऑन ऑफ करेंगे तो फ्यूज हो जाएगी। सर्ज वोल्टेज का मतलब है कि इसको 230 वोल्ट चाहिए, अचानक से 2000 वोल्टेज आ गया, है ना। तो 2000 वोल्ट इसकी तो लिमिट से ज़्यादा है, इसके तो राम नाम हो जाएगा सत्य, है ना। प्री हिट के लिए स्टार्टर द्वारा बहुत अधिक या कम समय लेना, ये बहुत ज़्यादा समय ले रहा है या फिर बहुत कम समय में स्टार्ट हो जा रही है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसलिए जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि उपरोक्त सभी कारण हो सकते हैं इसके काला पड़ने, जो इसका सिरा है, जो इसका टर्मिनल है, वो काला पड़ने का, ये सारे रीजन हो सकते हैं। श्रेणी क्रम के किसी एलिमेंट के सातत्य की परीक्षण करते समय अगर उपकरण शॉर्ट सर्किट हो तो परीक्षण में लैंप किस प्रकार के जलेंगे? तो तेजी से जलेंगे, है ना।